गुड मॉर्निंग। तो हमने कल जो हमने टॉपिक किया था, हमने उस टॉपिक में सामाजिक समस्याओं से संबंधित सिद्धांतों की बात की थी और अभी हम उससे आगे का जो टॉपिक है सामाजिक समस्याओं की अध्ययन पद्धतियाँ, यानी कि सामाजिक समस्याओं को यदि हमें समझना है, उनका अध्ययन करना है तो कौन कौन सी पद्धतियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा अभी फ़िलहाल का टॉपिक है और इसमें हम जो पहली पद्धति है वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति। जो एकल अध्ययन पद्धति है ये क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी पर जोर देती है, यानी कि बहुत अधिक व्यक्तियों से हमें इसमें डेटा कलेक्ट नहीं करना है। हमें इसमें 1 2 3 4 कुछ ही व्यक्तियों से हमें उनसे विस्तार से विषय के बारे में जानना होता है। यह घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों की प्रेरणा, यदि किसी ने कोई सामाजिक समस्या का शिकार हुआ या किसी प्रकार की सामाजिक समस्या को उत्पन्न करने का कारण है तो उसके ऐसे कौन कौन से उसके मोटिवेशन, उसमें कौन कौन से रहे, उसके व्यक्तियों और घटनाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संबंधों तथा उससे संबंधित जो उप संस्कृतियाँ हैं इत्यादि को जानने पर बल देती है। यह पद्धति प्राथमिक और द्वैतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, जैसे न्यूज़पेपर, लेटर्स और अलग प्रकार के दस्तावेज। ये सभी सूचनाओं को एकत्रित करने में सहायक होते हैं। इस पद्धति में व्यक्तियों के सहयोग और विश्वास प्राप्त करने की क्षमता और गहन एवं सघन निर्दिष्ट साक्षात्कार की कला की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति जो कह रहा है वह उसके हाव भाव इत्यादि को समझते हुए जो तथ्य हैं उन तथ्यों को एकत्रित किया जा सके और उनकी पुष्टि भी की जा सके। तो ये एकल या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। दूसरी है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। समकालीन समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको समझने के लिए ये सबसे एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। यह एक अनुसूची या प्रश्नावली के द्वारा एक निश्चित जो पॉपुलेशन है उसमें सैम्पलिंग के माध्यम से जो एक प्रतिचयनित समूह होता है उसके सूचनादाताओं से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं इस तकनीक में। इस तकनीक को समाजशास्त्र के क्षेत्र में व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काम में लिया जाता है। भारत में इस तकनीक द्वारा अनेक समस्याओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें नशीले पदार्थों का उपयोग, मदिरापान, महिलाओं के प्रति अपराध, भिक्षावृत्ति, दहेज, बाल अपराध, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, इन सभी पक्षों का अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जा चुका है। और इसके माध्यम से जो संकेत मिलते हैं वो ये कि सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के लिए 2 या 2 से अधिक चरों में आनुभाविक संबंध होने आवश्यक हैं। सर्वेक्षण पद्धति आवश्यक रूप से परिकल्पना को लेकर चले, यानी कि हाइपोथेसिस। हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर का ही, और फर्स्ट पेपर में भी हम फर्स्ट पेपर में जब हम ये जो व्हाट इज़ थियरी और डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स, हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिल रही है। तो जो परिकल्पना जो है, परिकल्पना यानी कि किसी घटना के संबंध में पूर्व विचार। जरूरी नहीं है कि सर्वेक्षण पद्धति में हम परिकल्पना बनाएं ही, परिकल्पना का हम निर्माण कर भी सकते हैं, ना भी करें। तो जो यह पद्धति है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढती है तो किसी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करती है, बस इसको अपने जो तथ्य हैं उन तथ्यों को एकत्रित करना होता है। यह एक व्यवहारिक प्रश्न है जिसका उत्तर सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुई सूचनाओं से मिल जाएगा कि किसी विशेष उद्देश्य में जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं का यदि दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है या नहीं। इस तरह के उदाहरण हम इसके लिए देख सकते हैं। तो असमायोजन, लगाव विहीनता, अप्रतिबद्धता से कुंठाएं एवं निराशाएं और इनके सापेक्षिक व तुलनात्मक रूप से वंचित किए जाने की जो भावना है वो पुरुषों के प्रति जो रुख है उसको निर्धारित करती है या नहीं करती है। ये सब चीज़ें हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड मेथड है दैट इज़ मल्टी फैक्टर मेथड, यानी कि बहुकारक पद्धति। यह पद्धति कई कारकों और एक सामाजिक समस्या के मध्य संबंध को निर्धारित करती है, यानी कि कोई एक सामाजिक समस्या लेकिन उसके लिए अनेक प्रकार के जो कारण हैं वो कारण उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, वो कारण उससे संबंधित हो सकते हैं। संबंधों की प्रकृति, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, उपसंस्कृति, वैवाहिक परिस्थिति, घरेलू परिवेश, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, निराशाएं,
ये ऐसे कारक हैं जो उस समस्या के सकारात्मक या नकारात्मक रूप से उसके साथ जोड़े जा सकते हैं जिस पर अनुसंधान चल रहा है। जैसे अपराध और निर्धनता के बीच में यदि हमें संबंध जानना है, या मादक द्रव्य व्यसन और मित्र समूह व ऊंची आर्थिक परिस्थिति के बीच संबंध, या पत्नी को पीटने और हीन भावना एवं मद्यपान या आत्महत्या के बीच यदि हमें संबंध, तथा सामाजिक अलगाव की भावना, वैवाहिक स्थिति और धर्म के बीच के संबंध को यदि हमें जानना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि समस्या एक है, लेकिन उसके लिए कारण हो सकता है कि उसके बहुत सारे अलग अलग कारण उसके लिए जिम्मेदार हों और उनमें वे आपस में अंतर संबंधित हों। बहुकारक उपागम का प्रयोग सामाजिक समस्याओं के एक विषयक अध्ययनों में या अंतर्विज्ञानीय इंटरडिसिप्लिनरी जो अध्ययन है उनमें किया जाता है। जैसे भारत में चिकित्सा वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और अपराधशास्त्रियों के आपसी सहयोग से और मादक द्रव्य के जो व्यसन हैं उसका अध्ययन किया जाए। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि मादक द्रव्य व्यसन संबंधी जो अध्ययन है उसके लिए अपराधशास्त्री, उसके लिए जो समाजशास्त्री हैं वे अलग, अपराधशास्त्री अलग, मनोवैज्ञानिक अलग और चिकित्सा वैज्ञानिक अलग प्रकार के विचारों को रखते हैं। अलग प्रकार से वो एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो इसको हम बहुकारक पद्धति के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक समस्याओं की अध्ययन पद्धति के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक समस्याओं का उपचार किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 जो पक्ष हैं वो महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है बहुकारकवादी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि किसी भी सामाजिक समस्या का जन्म के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि जैसा कि अभी हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने देखा कि उसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे यदि निर्धनता को देखें तो निर्धनता के कारण केवल संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं होते, बल्कि अनेक प्रकार के अपराध हमें वहाँ पे और देखने के लिए मिलते हैं। और यदि जो निर्धनता किसी प्रकार के कारण को, किसी प्रकार के अपराध को जन्म देने का कारण होता, तो फिर ऐसे में जो धनी व्यक्तियों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, उसके बावजूद भी वे अपराध करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो बहुकारकवादी दृष्टिकोण। दूसरा है पारस्परिक संबंध। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं वो एक दूसरे से, अनेक सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। यदि हम इनमें से किसी समस्या के पृथक्करण से हम सुलझाना चाहें तो यह भी संभव नहीं है। यदि हम ये सोचें कि आज भारतीय समाज में निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मादक द्रव्य सेवन, चोरी, ये इत्यादि जो अनेक समस्याएं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, और हम सोचें कि चलो पहले किसी एक समस्या को हम समाप्त कर देते हैं, तो यह एक बहुत संभव सी बात है कि इनमें से किसी एक समस्या, हमें इन सभी समस्याओं का यदि हमें इनको दूर करने का प्रयास करना है तो सभी समस्याओं को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा और इनके आपस के जो संबंध हैं उन आपस के संबंधों को भी देखना पड़ेगा। जैसे अस्पृश्यता निवारण यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि स्पृश्य या अछूत समझे जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के इनको अवसर दिए जाएं। इनकी जो अस्पृश्यता की समस्या है उसके साथ साथ जो लोगों का जो मानसिक बदलाव है उस मानसिक बदलाव को भी हमें करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार तीसरा जो इसका पक्ष है वो है सापेक्षिकता। तो सापेक्षिकता का तात्पर्य है कि सामाजिक समस्या का स्थान और समय के साथ गहरा संबंध होता है, और ये संभव है कि आज भारत में जिस स्थिति या दशा को एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है, कुछ समय पहले यदि हम देखें तो उसे उस रूप में नहीं माना जाता था। जैसे आज की जो स्थिति है उसमें अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक समस्या मानी जा रही है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पूर्व में यदि हम देखें, जब वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी तो उस समय इसको एक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता था और एक सामाजिक समस्या के रूप में इसको नहीं देखा जाता था। अमेरिका तथा अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव समस्या के रूप में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आज जिसे लोग सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, संभव है वो निकट भविष्य में वो एक सामान्य स्थिति बन जाए और लोग उसे समस्या किसी प्रकार की नहीं माने। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो लव मैरिज है या प्रेम विवाह है या गंधर्व विवाह हैं वो जाति
अभी वर्तमान में देखें तो वो जो परिवार है वो परिवार के लिए कई बार वो प्रतिष्ठा के सवाल बन जाते हैं, और उसमें हमने उसके कारण हमने कई बार अनेक अपराध, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमें जो लव मैरिजेस हैं या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप हैं या जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर है, ये हमें हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एक नॉर्मल व्यवहार के रूप में हमें होते हुए नज़र आएँ। तो जो सापेक्षिकता का जो पक्ष है उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम देखें आगे तो सामाजिक समस्याओं के उपचार में आने वाली कठिनाइयों की बात करें, जिसमें स्वार्थी प्रवृत्ति, समस्या के सामाजिक पक्षों के प्रति समझ एवं जागरूकता में कमी और मजबूत इच्छा शक्ति का अभाव, ये 3 जो पक्ष हैं ये महत्वपूर्ण रूप से हमें दिखाई देते हैं। सामाजिक समस्या को हल करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, और इसमें शक्तिशाली मनोभाव तथा निहित स्वार्थों द्वारा समर्थित सामाजिक संरचना सामाजिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न करती है। सामाजिक समस्याओं के बने रहने का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो है स्वार्थी लोगों की, शक्तिशाली लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति या उनके स्वार्थों की पूर्ति। और ऐसे लोग बाहरी तौर पर उस समस्या को हल करने का दिखावा तो जरूर करते हैं, लेकिन ये वे लोग उसके लिए जो जिस तरह से उनको उसके लिए प्रयास करने चाहिए वो उनका प्रयास नहीं रहता, बल्कि वो यही चाहते हैं कि समस्या जो है वो उसी तरह से बनी रहे। और जो सामाजिक समस्या को हल करने में एक कठिनाई ये आती है कि निहित स्वार्थ वालों द्वारा यह तर्क दिए जाते हैं कि समस्या के निराकरण के लिए प्रस्तावित सुझाव समस्या के हल करने के बजाय उसे और अधिक गंभीर बना देंगे, और क्योंकि उनको उसके समस्या के जो पक्ष हैं उन पक्षों की के लिए समझ ही नहीं होगी, और उसमें जो उनमें जो जागरूकता उसके लिए होनी चाहिए वो जागरूकता हमें वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो समस्या को हल करने में तीसरी कठिनाई यह है कि जो मजबूत इच्छा शक्ति, जिस इच्छा शक्ति के साथ लोगों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए, उस इच्छा शक्ति का अभाव हमें देखने के लिए मिलता है। और ये हम देख सकते हैं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति के अभाव के कारण समस्याओं के उपचार, सामाजिक समस्याओं के उपचार में हम कठिनाइयाँ देखते हैं। अब समाजशास्त्री और सामाजिक समस्याओं के मध्य के संबंध को यदि हम जानने का प्रयास करें तो हमारे सामने 3 पक्ष यहाँ पे उभर कर आते हैं, और समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याओं के संबंध के बारे में 3 समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिनका विश्लेषण हमें करने की आवश्यकता है। और यह समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं को किस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखता है, सामाजिक समस्याओं के लिए समाजशास्त्र कौन से समाजशास्त्रीय सिद्धांत देता है, सामाजिक समस्याओं के बारे में समाजशास्त्रियों की जानकारी किस सीमा तक निष्पक्ष, प्रामाणिक एवं ठोस होती है। क्योंकि जो सामाजिक समस्याएं हैं हमने बात की थी व्यक्ति से संबंधित हैं, और जहाँ व्यक्ति की बात आती है, जब हम सोशल साइंस में हम जानते हैं हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से कि सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखने की जो समस्या है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है। हम अपनी व्यक्तिनिष्ठ विचारों से, हम अपनी सब्जेक्टिविटी से, हम जो विषय है, जो समस्या है, हम उसको कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य कर देते हैं। तो और जहाँ तक समाजशास्त्रियों के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है, वे सामाजिक समस्याओं को ऐसी समस्याएं मानते हैं जो समाज में व्यवस्थाओं और संरचनाओं की कार्यप्रणाली से उत्पन्न होती है या समूह के प्रभावों का परिणाम होती है। समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ऐसे नियमों को ढूंढने की प्रबल इच्छा रखता है जो वैध हों, तर्कसंगत हों तथा जिनसे कुछ समस्याओं के एक क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण भी हो सके। समाजशास्त्री समूह तथ्यों का आनुभविक पद्धतियों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, और वह प्रश्नावली, अनुसूची, सहभागिक अवलोकन, विषय वस्तु विश्लेषण आदि पद्धतियों का प्रयोग करता हुआ उन प्रमाणों को एकत्रित करता है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। समाजशास्त्री अपने प्रशिक्षण तथा विशेषीकृत ज्ञान के आधार पर किसी सामाजिक समस्या के विस्तार, प्रभाव क्षेत्र, उसकी उत्पत्ति, विकास तथा उन समाजशास्त्रीय कारकों के संबंध में जो समस्या को जन्म देने में महत्वपूर्ण है सही जानकारी प्रदान करता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण जो अन्य अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक इत्यादि हैं उनसे भिन्न प्रकार का होता है। वह क्या है का अध्ययन
जैसा उसको दिखाई देता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। वह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में सामाजिक समस्या को देखता है और समाजशास्त्री वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्यों का अध्ययन करता है तथा सामाजिक समस्याओं के पीछे पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को पता लगाने का प्रयास करता है। तो सामाजिक समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्री विविध रूपों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे वह कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का प्रयास करें और इस प्रकार सामाजिक समस्याओं के संबंध में वे अपनी समझ तथा समाज का जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से तथा साधारण जनता के लिए अपने भाषण तथा लेखन से वह लोगों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बना सकते हैं। विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए वह कोई कार्यक्रम सुझा सकते हैं। वह परिवार, विवाह, स्थानीय समुदाय के विकास तथा उद्योग से संबंधित समितियों आदि में सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह जो चैप्टर है पहला, सामाजिक समस्याओं की जो अर्थ से संबंधित और इसके जो समाजशास्त्रीय जो अलग अलग जो इसके समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग जो इसके कंस्ट्रक्ट हैं, उनसे संबंधित जो पक्ष हैं वो यहाँ पर पूरे होते हैं। और अब हम जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उन नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं उन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।